प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज का वीडियो का अध्ययन का जो टॉपिक है, प्राकल्पन निर्माण में प्रमुख कठिनाइयाँ, कि एक अनुसंधानकर्ता को एक अच्छी प्राकल्पना निर्माण में क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या क्या समस्याएं एक प्राकल्पना के निर्माण में आती हैं, इनके बारे में आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो इसकी दो प्रमुख कठिनाइयाँ होती हैं। एक सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित, रिलेटेड टू थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, और दूसरी है रिलेटेड टू रिसर्च टेक्निक्स, अर्थात अध्ययन प्रणालियों से संबंधित। तो ये दो प्रकार की कठिनाइयाँ एक अच्छी प्राकल्पना के निर्माण में आती हैं। तो हम एक एक करके इनका यहाँ अध्ययन करें। पहला है सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित, कि उसका सैद्धांतिक जो ढांचा होता है उससे संबंधित क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं एक अनुसंधानकर्ता को। तो पहला है स्पष्ट ढांचे की अनुपस्थिति, एब्सेंसी ऑफ डेफिनेट फ्रेमवर्क। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि अनुसंधानकर्ता को विषय से संबंधित सिद्धांतों का ही ज्ञान नहीं होता। कई बार क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता को विषय से संबंधित सिद्धांतों का ही ज्ञान नहीं होता, कि हमें विषय से संबंधित क्या क्या सिद्धांत अब तक सिद्ध हो चुके हैं, क्या क्या सिद्धांत प्रचलित हैं, उनके बारे में उसको ज्ञान नहीं होता। तब वह उपयुक्त प्राकल्पनाओं का निर्माण नहीं कर पाता। नवीन विज्ञानों के संदर्भ में ये बात अधिक अच्छी खरी उतरती है। नेक्स्ट है ढांचे से संबंधित, ढांचे के तार्किक एवं कुशल प्रयोग का अभाव, लेक ऑफ लॉजिकल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ फ्रेम। ढांचे के तार्किक एवं कुशल प्रयोग का अभाव। यदि सैद्धांतिक ढांचा उपलब्ध है किंतु प्राकल्पना निर्माण में उसका प्रयोग तार्किक एवं कुशलतापूर्वक करने में अध्ययनकर्ता अक्षम है, तब भी सही प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो विद्यार्थियों, स्पष्ट है कि अगर सैद्धांतिक ढांचा उपलब्ध है लेकिन अनुसंधानकर्ता को उसको कुशलतापूर्वक या तार्किक ढंग से उसको उपयोग में नहीं ले पाता है, तब भी प्राकल्पना निर्माण में उसको कठिनाई आती है, या प्राकल्पना सही निर्मित नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है अध्ययन प्रणालियों से संबंधित, रिलेटेड टू रिसर्च टेक्निक्स। वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान एवं अनुसंधान की प्रणालियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जिनके बारे में सभी को जानकारी होना आवश्यक नहीं। आज सामाजिक संबंधों का अध्ययन एवं अभिव्यक्ति गणितीय सूत्रों में की जाने लगी है, कंप्यूटर द्वारा अध्ययन में मदद ली जाती है। अतः ये स्पष्ट है कि प्राकल्पनाओं के निर्माण में अध्ययनकर्ता अध्ययन प्रणालियों को भी ध्यान में रखे, ताकि अध्ययन में समय, श्रम और धन की बचत की जा सके। कहने का मतलब है, अध्ययन के दौरान जो टूल्स और टेक्निक का जो प्रयोग किया जाता है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है, जिससे समय, धन, श्रम इनकी बचत हो सके। इसके अलावा और भी कई कठिनाइयाँ आ सकती हैं एक अच्छी प्राकल्पना निर्मित में। वो निम्न प्रकार हैं। घटना की परिवर्तनशीलता। सामाजिक घटनाओं की ये है
विशेषता है कि वे परिवर्तनशील हैं। भाई कोई भी सामाजिक घटना है, क्योंकि समाज अपने आप में परिवर्तनशील होता है, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो ये परिवर्तनशील होने के कारण हमने जो प्राकल्पनाएं वर्तमान समाज के ऊपर निर्मित की है, तो ज़रूरी नहीं कि वो परिवर्तित समाज पर भी वो परिकल्पना हमारी जो प्राकल्पना हमने की है वो ज्यों की त्यों लागू हो सके। तो समाज का परिवर्तनशील होने में समाज परिवर्तित होता है, तो हमारी प्राकल्पनाएं निर्माण में हमें कठिनाई आती है। मानव के विचार, विश्वास, भावनाएं और मनोवृत्तियां बदलती रहती हैं, अतः उनके बारे में अनुमान लगाना कठिन कार्य है। मानव संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक एवं उनके पारस्परिक संबंध भी बदलते रहते हैं, अतः उनके बारे में प्राकल्पना का निर्माण करना एक कठिन कार्य है। नेक्स्ट है अध्ययनकर्ता का पक्षपात। प्राकल्पना निर्माण में एक कठिनाई अध्ययनकर्ता की अभिनति या पक्षपात भी है। यदि वह किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है या किसी घटना के प्रति भावात्मक लगाव रखता है, भावात्मक लगाव होता है, तो उसके द्वारा निर्मित प्राकल्पना के दोषपूर्ण एवं अवैज्ञानिक होने की संभावना रहती है। भाई कोई भी अनुसंधान करता है, अगर वो निस्वार्थ सत्य अनुसंधान की ओर बढ़ता है, तो उसमें पक्षपात की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर पक्षपात की अध्ययन के दौरान आ जाता है, तो वो अनुसंधान कोई काम का नहीं होता है। वो अपने हिसाब से प्राकल्पनाएं निर्मित करता है, अपने हिसाब से वो रिजल्ट्स निकालता है, जिसकी समाज के लिए कोई उपदेयता नहीं रह जाती है। नेक्स्ट है सजातीयता या समूह केंद्रिता, एथनोसेंट्रिज्म। दूसरों की तुलना में अपने समूह, जाति, प्रजाति के प्रति व्यक्ति के मन में संवेदनशीलता और भावात्मक लगाव होता है, जिसे सजातीयवाद या समूह केंद्रिता कहते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति अन्य समाजों, समूहों एवं संस्कृति की तुलना में अपने समाज, समूह और संस्कृति को श्रेष्ठ समझता है। ऐसी स्थिति में प्राकल्पना निर्माण में व्यक्ति का स्वयं का पक्षपात आना स्वाभाविक ही है। पीबी यंग ने प्राकल्पना निर्माण के समय अध्ययनकर्ता को 3 बातों का ध्यान रखने का सुझाव दिया है। अध्ययनकर्ता की तीक्ष्ण दृष्टि। पीबी यंग ने प्राकल्पना निर्माण के समय अध्ययनकर्ता को 3 बातों को ध्यान रखने की ओर इशारा किया है, बताया है कि अनुसंधानकर्ता की तीक्ष्ण दृष्टि अर्थात शार्प दृष्टिकोण, उसकी दृष्टि होनी चाहिए। उसका जो देखने का नज़रिया है वो शार्प होना चाहिए, बारीक होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए। तीक्ष्ण का मतलब है उसका जो दृष्टिकोण है वो सूक्ष्म और शार्प होना चाहिए। नियंत्रित कल्पना शक्ति तथा रचनात्मक चिंतन, उसकी जो कल्पना है वह नियंत्रित तथा रचनात्मक चिंतन की होनी चाहिए। और तीसरी जो बात उन्होंने बताई, सैद्धांतिक ढांचे की उपलब्धता तथा उसका ज्ञान, कि अनुसंधानकर्ता को सैद्धांतिक जो ढांचा है उसका ज्ञान उसको होना चाहिए। अगर उसको ढांचे का ज्ञान नहीं होगा तो वो सही
प्राकल्पना निर्मित नहीं कर सकता। अंत में हम कोहेन के शब्दों में कह सकते हैं कि जो लोग विषय के पूर्व ज्ञान के अभाव में कोरे मस्तिष्क से अनुसंधान कार्य प्रारंभ करते हैं, उन्हें वैज्ञानिक उपलब्धियां बड़ी कठिनता से प्राप्त होती हैं। कुछ प्राप्त करने के लिए हमें विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। किसी पूर्ण ज्ञान के अभाव में हम नहीं जान पाते कि किन तथ्यों को खोजना है तथा जांच हेतु क्या प्रासंगिक है। प्राकल्पना का निर्माण करते समय उपयुक्त सभी बातों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।